हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। और विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। और वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, कोई भी क्लास को छोड़ कर न जाए। अगर वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपको डिक्टो आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो, आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आप बैठोगे, दिल्ली पुलिस में आपका 50-60 नंबर की जीएस है, जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर भी है। क्लियर? तो आपके लिए ये विविध एक्सप्रेस की क्लास बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और ये आपके जीएस की रीढ़ की हड्डी है। आपको इस क्लास को बार बार वॉच करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। क्लियर? और एग्जाम टाइम में आप जो भी आप देखोगे, आप जब वहां क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा, करंट अफेयर्स के पॉइंट को छोड़कर बाकी फिक्स का जो टॉपिक है, फिक्स में आपका विविध एक्सप्रेस की क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन, जितने भी 50 नंबर की फिक्स जीएस आएगी, 50 नंबर में से जो भी आपका 10-15 करंट अफेयर्स आएगा, जो भी 35 क्वेश्चन है वो आपको ज्यादातर 32-33 क्वेश्चन आपको आपके रजिस्टर के ही दिखाई देंगे। और सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें और क्लास को अच्छे से वॉच करें। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटिए, आप सारे वर्क छोड़कर क्लास के साथ जुटिए। आप लिखिए, आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 1, मछली उत्पादन। पहला क्वेश्चन आपके लिए, मछली उत्पादन में नंबर 1 कौन सा देश है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। मछली उत्पादन में विश्व में नंबर 1 देश कौन सा है? मछली का उत्पादन कौन से देश में सबसे ज्यादा होता है? मछली उत्पादन में फर्स्ट नंबर चाइना है। फर्स्ट नंबर चाइना है और सेकंड नंबर हमारा भारत है। यानी मछली के उत्पादन में फर्स्ट नंबर चाइना और सेकंड नंबर भारत। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो आप बता सकते हैं, आप यानी कि दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा देश जग जाहिर हो गया है कि नंबर 1 दूध उत्पादन में भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 है। भारत फर्स्ट नंबर पर है। और इसमें एक बात और, विश्व का लिख सकते हो आप, विश्व का 22% दुग्ध का उत्पादन भारत करता है। टोटल वर्ल्ड के 100% दुग्ध उत्पादन में 22% उत्पादन कौन से देश का है? यानी कि भारत का है। क्लियर? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, इसमें इसी में देख लो एक पॉइंट और, दुग्ध उत्पादन में भारत में पॉइंट लिखिए आप, भारत में प्रति व्यक्ति 375 ग्राम दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता है। एवरेज एक व्यक्ति को भारत में कितना दूध चाहिए? 375 ग्राम। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखिए आप सभी स्टूडेंट, एक आर्टिकल मैं आपके सामने लिखूंगा और आपको उसका आंसर बताना है कि उस आर्टिकल में किसका प्रावधान है। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट तैयार रहें। एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 165। तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं 165 के अंतर्गत किसका प्रावधान है या किसकी नियुक्ति है, और नियुक्ति है तो किसके द्वारा है, अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं स्पीड के साथ। चलिए, 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल द्वारा। और इस महाधिवक्ता को, जो राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ये प्रीवियस साइड में ही पहले एग्जाम बहुत ज्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। एडवोकेट जो जनरल होता है, ये राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है। इसका कार्य क्या होता है? राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना होता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है, लिखिए आप, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए राज्य सरकार, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का
राज्य सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है? विधि सलाहकार। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया राज्य सरकार का विधि सलाहकार या राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, मतलब एक ही होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपका आंसर क्या आएगा? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यानी कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। अब क्वेश्चन है कि एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है कौन से आर्टिकल में? 165 के अंतर्गत है। और 165 में इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य सरकार का विधि सलाहकार है और यानी कि यह सर्वोच्च विधि अधिकारी, ऐसे कह के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और एक और बताएं आप, इस 165 की जो कंपेयर है, कौन से आर्टिकल से आप इसकी कंपेयर कर सकते हो? आप जिन बच्चों ने संविधान की क्लास को प्रॉपर तरीका से पढ़ लिया है, यूट्यूब पर भी 13-14 वीडियो संविधान की पढ़ी हुई हैं, तो वहां पर भी वो आर्टिकल आपको करा दिए गए हैं। अगर आपको वहां पर अगर वो आर्टिकल आपने उनको वीडियो को अच्छे से वॉच किया हुआ है तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। लिखिए आप सभी फ्रेंड, और कंपेयर बताइए कौन से आर्टिकल से इसकी कंपेयर होगी, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। बताइए 165 की कंपेयर करोगे आप तो कौन सा वो आर्टिकल है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो? आप इससे मिलता जुलता अनुच्छेद 76। और दोनों ही जीएस के लिए मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट है। 165 भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आर्टिकल नंबर 76 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में आर्टिकल नंबर 76 को लगा भी दिया है। 76 में किसकी नियुक्ति है? महान्यायवादी की नियुक्ति है। महान्यायवादी की नियुक्ति है। लिखिए आप सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में, महान्यायवादी की नियुक्ति है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में लगाइए आप सभी स्टूडेंट। आपके याद है तब भी लगाइए आप। ये नहीं आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, टॉपिक पढ़ रखा है तो आप वीडियो को बीच में छोड़ कर जाओगे। आप वीडियो को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, लास्ट तक क्लास के साथ बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे, आपका मॉरल हाई रहेगा, परीक्षाएं पास हो जाएंगी। क्लियर? लिखिए आप अटॉर्नी जनरल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्यारे बच्चों बताइए, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में करता है? 76 में करता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए केंद्र सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है या भारत सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है या भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, लिखिए आप सभी स्टूडेंट। अगर आपसे इसका कार्य पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। ये जो अटॉर्नी जनरल है ये भारत सरकार का, भारत लिखिए आप सभी स्टूडेंट, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, एडवाइजर। क्लियर? तो लिखिए आप सभी स्टूडेंट इसमें, अगर यही क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्यारे बच्चों बताइए आप, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है तो आपका आंसर क्या आएगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बना दिया है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस एग्जाम से, पिछले वाले एग्जाम में दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, और इससे पिछले वाले एग्जाम में आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी पूछा गया था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्लियर? सभी नोट करें इसे। चलो एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, देखना आप उस पर करना। चलो देखिए आपको अनुच्छेद 14, 21, 25, 32, 38, 39, 48 का के, 51 का के, 54, 55, 60, 61, 74 का फर्स्ट, 75, 76, 80, 81। चाहे आप किसी भी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में 100% इनमें से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 100%, कोई नहीं रोक पाएगा। इन आर्टिकल से दिल्ली पुलिस में आपको एक या दो
देखो दो नहीं कह सकता मैं, हालांकि आपको दो भी मिल सकते हैं, बट एक आर्टिकल आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इनमें से आपको एक आर्टिकल मिलेगा और आपको इनको अच्छे से वॉच करना है। मैंने वीडियो बना रखी है और प्रॉपर व्यू द एक्सप्रेस में मैं आपको ये सभी क्लियर करा दूंगा। इनमें से ही आपको 100% एक आर्टिकल रखा मिलेगा और ये वो क्वेश्चन के रूप में रखा मिले, ये सीधा आपसे आर्टिकल पूछा जाए या क्वेश्चन की भाषा को बदल दे, बट इनसे 100% आएगा। आर्टिकल नंबर 14, 21, 25, 32, 38, 39 का के, 48 का के, 51 का के, 54, 55, 60, 61 और 74 का फर्स्ट, 75, 76, 80, 81 और एक और जोड़ दो 85, 85। इनमें से ही आपको एक दिल्ली पुलिस में एक आर्टिकल मिलेगा, 100% मिलेगा। 100% इन आर्टिकल में से दिल्ली पुलिस में आपको ये आर्टिकल इनमें से आपको 100% मिलेगा और इनकी इंपोर्टेंट की पावर 10,000 से भी ज्यादा है। और दिल्ली पुलिस में अगर 50 नंबर की फिक्स जीएस है, 35 नंबर की फिक्स जीएस है, तो आपका एक नंबर आज कम कर लो, ये एक नंबर आपका ये प्लस कर लो, एक नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि दो मिल जाए, बट मैं तो सिर्फ एक का दावा करता हूं कि यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% रखा मिलेगा, चाहे वो कितना भी पेपर हार्डली कर ले या कितना भी आसान कर ले। हो सकता है कि दो मिल जाए, बट एक तो 100% है। ये सारे आर्टिकल आप नोट कर लो, आप इनमें से आपको 100% मिलेगा। क्लियर, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी दिल्ली पुलिस का हम जो एक स्पेशल बैच अभी बनाने वाले हैं उसकी जल्द डेट आपको दे दी जाएगी। और उस दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल बैच है, उस स्पेशल बैच में आपको यानी कि पूरा जीएस, जिसमें आपका यानी कि फिक्स जीएस होगी। फिक्स जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी, सारी पीडीएफ आपको वहां पर दिखाई देंगी। क्लियर, और रीजनिंग और रीजनिंग मैथ भी आपको मैथ वही कराया जाएगा जो दिल्ली पुलिस में वहां पर आएगा। क्लियर, कम समय में कराया जाएगा, 2 महीने में आपका कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा और उस पर हम युद्ध स्तर पर फाइट करेंगे। और बाकी हमारा चैनल सर ने आपको बता भी दिया है, पूरे 12 घंटे चलेगा और आपको जल्द दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच मिल जाएगा। और उसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी को क्वेरी के लिए मिलना है तो 10 तारीख से वो ऑफिस में भी आकर वहां की उसके रिगार्डिंग बात कर सकता है। क्लियर, तो 10 तारीख से आपको बैच, 10 तारीख से बैच नहीं मिलेगा, बस 10 तारीख से हम उसकी इंक्वायरी के लिए, उसके क्वेरी के लिए वहां पर बैठ जाएंगे। अगर किसी बच्चे को किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन में या किसी बात को समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या के लिए हम ऑफिस में 10 तारीख से वहां मिल सकते हैं। क्लासेस नहीं चलेंगी, क्लासेस ऑफलाइन नहीं चलेंगी तब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं होंगे, बट वो इंक्वायरी के लिए सिर्फ आप इंक्वायरी लेकर आप वहां से जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ। क्लियर, 10 तारीख से हम आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ऑफिस के अंदर, तो आप आइए वहां पर अपनी कोई भी समस्या है पूछ के जा सकते हैं आप। क्लियर, ऑनलाइन संबंधित या कोर्स संबंधित जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, किसी बुक संबंधित रिगार्डिंग जो भी है, तो 10 तारीख से हम वहां से बैठना स्टार्ट करेंगे, बट वहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होगा, क्लासेस नहीं होंगी। क्लियर, और आपका दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, उसकी डेट आपको बता दी जाएगी और वो क्लास आपकी अलग ऐप पे होगी। क्लियर, एक नया ऐप उसके लिए स्पेशल बन रहा है, उस ऐप पर आपकी क्लासेस होगी, दिल्ली पुलिस स्पेशल आपकी वहां क्लास होगी और उसको आप सभी ज्यादा से ज्यादा उसे ज्वाइन करें। और इसमें जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर यूट्यूब पर जो आपकी क्लासेस चल रही है सब ऑलरेडी ऐसी चलती रहेंगी, बट वहां पर फास्ट तरीका से 1.5-2 महीने में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरी पीडीएफ आपको वहां दिखाई देंगी। क्लियर, आगे लिखिए आप। नेक्स्ट, चिंता ना करें, आपका जो भी सब्जेक्ट है, कितना भी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, याद भी आपको हो जाएगा। याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए, अंतरराज्य परिषद का जो गठन है वो कौन सी सन में हुआ है? अंतरराज्य परिषद का गठन सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। अंतरराज्य परिषद का गठन कब हुआ है? मैंने ओनली आपसे ये पूछ लिया है। अंतरराज्य परिषद, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में एग्जाम में घूम रहा है। अंतरराज्य परिषद, तो मैंने आपको पहले भी बोर्ड पर 2 बार इस क्वेश्चन को लेकर आया। एक तो संविधान की स्पेशल वीडियो में इसमें मैंने आपको बता दिया है, विद एक्सप्रेस की क्लास में भी मैंने आपको 2 बार लिखा था, तीसरी बार ये बोर्ड पर आ रहा है। अंतरराज्य परिषद का जो गठन है वो 1990 में है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अगर यहां से आर्टिकल पूछे कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसका गठन होता है तो आप उस आर्टिकल को भी अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। जिन बच्चों ने विद एक्सप्रेस की क्लास को पहले से वॉच कर रखा है और संविधान की स्पेशल वीडियो को वॉच कर रखा है उन्हें यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बता सकते हैं कि अंतरराज्य परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में 263 में इसका प्रावधान है।
263 में इसका प्रावधान है। और अंतर्राज्यीय परिषद का अगर आपसे कोई अध्यक्ष पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो सभी स्टूडेंट लगाइए प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। अंतर्राज्यीय परिषद से मतलब क्या है, राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना होता है, राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा केंद्र व राज्यों के बीच संबंध स्थापित सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, लिखिए सभी स्टूडेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत भारत में कब से है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब से है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। क्लास को वॉच करना है, लास्ट तक छोड़ के नहीं जाना है। आप जितनी स्पीड कहोगे मैं बहुत स्पीड बढ़ा दूंगा, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा स्लो इसलिए चलना पड़ रहा है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आ रहे हैं या इनके बारे में आपको पता नहीं, तो यहां पर थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा। क्लियर? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब से है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। आप मुझे आपके आंसर का इंतजार है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत लिखिए सब स्टूडेंट, कि कौन सी सन से है? 2015 से है, यानी कि 31 अक्टूबर 2015 से इसकी शुरुआत है। और पटेल की कौन सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में, 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत हुई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहां पर एक यूनिटी की बात बोली गई है। तो यूनिटी से संबंधित कौन रहे? पटेल। भारत में प्रांतों को एक करने का कार्य, देशी रियासतों को एक करने का कार्य किस व्यक्ति का रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनकी जयंती 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को भी हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सी डेट को मनता है? 31 अक्टूबर। और पटेल जी की जो बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, उस प्रतिमा का नाम भी क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन भारत के कौन से राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी है? यानी कि गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले में है। और कौन से बांध के बिल्कुल नियर में है? सरदार सरोवर बांध परियोजना के बिल्कुल नियर में है। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन कम हो सकते हैं, बट आपको पहले समझना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनके बारे में आपको बताना ही होगा। नेक्स्ट लिखिए आप, सभी स्टूडेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन सी सन में है? यह क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट की जो स्थापना है वो कौन सी सन में? प्यारे स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। 1861 में इसका गठन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, ये भारतीय पुरातत्व जो डिपार्टमेंट है, ये कौन से मंत्रालय में आता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, ये कौन से मंत्रालय में आता है? कौन से मंत्रालय में आता है? आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं पिछले 20 साल के जितने भी प्रीवियस सेट हैं, चाहे किसी बोर्ड का पेपर है या कमीशन आयोग का पेपर है, यूपीएससी का पेपर है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर है, या दिल्ली पुलिस का पेपर है, या एसएससी के कोई भी पेपर है, आपको पता ही नहीं चलेगा। बोर्ड पर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ छाप दिए जाएंगे और सब कुछ आपके याद हो जाएगा। क्लियर? तो धीरे धीरे ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं 2019 में, 2018 में। क्लियर? तो आपको पता नहीं चलेगा। वेद एक्सप्रेस की क्लास
क्लास कोई ऐसे ही स्टार्ट नहीं की गई। इस क्लास की बहुत बड़ी पावर है और ये जीएस की रीढ़ की हड्डी है। इस क्लास को बार बार वॉच कीजिए, इसके क्वेश्चनों का वॉच कीजिए। क्लियर? तो कौन से मंत्रालय में आता है? भारतीय पुरातत्व विभाग। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिए संस्कृति मंत्रालय। लिखिए आप, संस्कृति मंत्रालय में इसको रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय में इसको शामिल किया गया है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और यहां पर यह भी देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत यूनेस्को का नाम सुना होगा आपने, जो विश्व विरासत धरोहर घोषित करता है। यूनेस्को ने भारत के अब तक कितने स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिए? 21 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है। 21 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, लिखिए आप 96वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत क्या चेंजिंग 2011 के अंतर्गत। तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट, जिन्होंने इतिहास को यानी कि जिन्होंने संविधान के टॉपिक को पढ़ रखा है ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत, अमेंडमेंट संशोधन को पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, वो बच्चे इसको बता सकते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है संशोधन है। तो 96वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत यानी उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या रख दिया? एक नई भाषा नहीं, भाषा तो वही है बट उसका नाम बदला गया है। तो उड़िया से क्या नाम इसका कर दिया गया था? तो बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। उड़िया से क्या बन गया? ओडिया। उड़िया से ओडिया बना दिया गया। और राज्य का नाम यानी कि उड़ीसा से क्या रख दिया गया? ओडिशा। क्लियर? तो 96वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया रखा गया। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसके बाद लिखोगे आप 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत जो भी चेंजिंग आपके याद हो लिख सकते हैं आप। 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 102वां जो संविधान संशोधन था वो बिल कौन से नंबर का था? अगर इसका बिल पूछा जाए तो 126वां बिल था। 126वां बिल क्या? 126वां तो बिल था और 102वां क्या बन गए? एक्ट बन गया। ये अधिनियम है। अधिनियम एक्ट पूछे तो 102 और इसका बिल पूछे तो 126। नोट करिए आप। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया? तो सभी स्टूडेंट बताएं कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत। इसमें अधिनियम पूछेगा तो 102। अगर बिल क्या पूछे कौन से नंबर का बिल, तो बिल आपसे कम पूछेगा, आप 102 ये आपसे यानी कि अधिनियम एक्ट ही आपसे पूछा जाता है। आगे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन पूरा लिखोगे आप। संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत 2019 के अंतर्गत क्या चेंजिंग, क्या फेरबदल, तो लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो क्या चेंजिंग इसमें हुई? इसके बिल की बात करोगे तो इसका बिल 124,
बिल नंबर कौन सा था 124 124। और क्या चेंजिंग लिखिए आप सफिशिएंट, इसमें आपका अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जोड़कर स्वर्ण को यानी कि जनरल कास्ट को स्वर्ण को 10% आरक्षण रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया। सफिशिएंट इस लाइन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नोट करिए। एक क्वेश्चन आगे लिखिए आप नेक्स्ट, इसके बाद तुरंत। ये क्वेश्चन तो आपको वहां रखे मिलेंगे, अमेंडमेंट वाले आप लिख के आएंगे इनमें से बार बार। विद एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले जीएसटी का भी कराया था, अब मैंने आज को उड़िया और ओडिया का करा दिया है, आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का याद करा दिया है, 10% रिजर्वेशन का याद करा दिया है। तो धीरे धीरे अमेंडमेंट भी विद एक्सप्रेशन आपके सारे याद होंगे। पूरी लिस्ट बनाओगे तो एकदम याद नहीं होते, जितने आज लिखवा देंगे उतने याद कर लो आप। क्लियर? तो आगे लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए आप, नीति आयोग। सफिशिएंट क्लास के साथ बने रहें, क्योंकि अब परीक्षाएं आपके सर पर हैं, फॉर्म आपके आ चुके हैं और तैयारी पे बिल्कुल लग रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसा वेट ना करें कि कोई और अब कुछ और आप इंतजार कर रहे हो आप, तो ऐसे अब इंतजार ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्म की लास्ट डेट हो जाए, एडमिट कार्ड आ जाए तभी तैयारी पर हम लगे। बिल्कुल नहीं, तैयारी पर लगना है तो अब से लग जाइए, अब भी आपके पास टाइम है। अगर आप बिगिनर भी हो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो आप, तो परीक्षा को आप पास कर जाओगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर? बस आपका एक अंदर जुनून और जोश जरूर होना चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके अंदर जुनून और जोश पूरा होना चाहिए, चाहे एग्जाम कोई भी हो। क्लियर? तो सभी नोट करें आप, नीति आयोग का गठन आपको बताना है। नीति आयोग का गठन कौन सी डेट में, उस सन में हुआ है, तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं नीति आयोग का गठन कब हुआ। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। और नीति का फुल नेम क्या बनता है? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान नीति आयोग। इससे पहले भारत में कौन सा आयोग चलता था? इससे पहले भारत में कौन से आयोग चलता था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो प्यारे बच्चों बताइए आप, योजना आयोग का गठन कौन सी सन में, अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। तो कैसी संस्था थी? गैर संवैधानिक संस्था। सफिशिएंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए, नीति आयोग हो गया आपका 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ है। और नीति का फुल नेम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और अभी प्रीवियस सेट 2018-19 में नीति आयोग के इतने क्वेश्चन आते हैं। और नीति आयोग तो एक ऐसा वो बन गया है कि हर वर्ष ही अपनी रिपोर्ट जारी करता है, किसी न किसी आंकड़े को अपने आंकड़े जारी करता है, तो उसके आधार पर वो आंकड़े, ताजा आंकड़े स्टेटों के पूछे जाते हैं। क्लियर? तो करंट की जब मैं क्लास लूंगा, करंट वीडियो आपको दूंगा, तो करंट वीडियो के अंतर्गत नीति आयोग के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा, उसके आप निश्चिंत रहिए। टॉपिक अभी थोड़ा फिक्स चल रहा है, तो फिक्स टॉपिक में विविध एक्सप्रेस में थोड़ा फिक्स ज्यादा चलता है। अगर विविध एक्सप्रेस में मैं करंट के क्वेश्चन ज्यादा जोड़ूंगा, तो विविध एक्सप्रेस और करंट आगे, विविध एक्सप्रेस जो फिक्स जीएस है और उसमें करंट के क्वेश्चन बीच में ज्यादा आ गए तो वो बेकार है, फिर आपको क्वेश्चन वहां से काटने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी वो अलग से स्पेशल वीडियो आपको दी जाएंगी, उसका रजिस्टर आपको अलग बनाना है। करंट अफेयर्स का रजिस्टर आपको अलग बनाना है। करंट अफेयर्स का ज्यादा सिलेबस नहीं, कोई भी बच्चा घबराए नहीं, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में जितना मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, जितना क्लास के अंदर मैं आपको लिखवा दूंगा, जितना पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उससे बाहर करंट का क्वेश्चन नहीं आएगा। डेली करंट के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने होते हैं। क्लियर? तो करंट अफेयर्स भी आपको बहुत अच्छे तरीका से कराया जाएगा और क्रमबद्ध ऑर्डर में कराया जाएगा। ऑर्डर का मतलब समझ रहे आप, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपका कराया जाएगा, जिसमें आपके राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होंगे, ऑपरेशन अभियान समिति होंगी, या कोई तूफान, कोई आपदा होगी, सैन्य अभ्यास होंगे, अवार्ड होंगे, अवार्ड में भी फिल्म अवार्ड होंगे, लिटरेचर अवार्ड होंगे,
विज्ञान अवार्ड होंगे, पत्रकारिता के अवार्ड होंगे और फिल्म अवार्ड होंगे। क्लियर, खेल अवार्ड होंगे, ये आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ योजनाएं अभियान चलाए थे, प्लानिंग का योजना बनती है, नई नई योजना है। और कोविड-19 पर एक स्पेशल है। कोविड-19 अगर कहीं 15 नंबर की करंट अफेयर्स आपसे पूछी गई तो कोविड-19 के 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी आपको वहां दिखाई दे सकते हैं। किसी राज्य का ऐप आ सकता है कि कौन से राज्य ने इस ऐप को लॉन्च किया है, इस ऐप का डेट क्या है, या भारत सरकार ने इस कोविड-19 जैसी महामारी से जूझने के लिए कितने 20 लाख कितने लाख करोड़ का पैकेज पास किया है। और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में यानी कि जनधन यानी कि 20 करोड़ में क्रेडिट कार्ड में कितना दिया है, मानधन योजना में कितना दिया है, यानी मजदूरों के लिए कितना दिया है। उनमें भी अलग अलग चरण है, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण। लॉकडाउन के क्वेश्चन आपके आएंगे, लॉकडाउन कैसे हुआ, लॉक कैसे हुआ, अनलॉक कैसे हुआ, अनलॉक के फेस कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी डेट में अनलॉक हुए, कौन कौन सी वस्तुओं को खोला गया, किसको खोला गया, किस पर प्रतिबंध लगाया गया, ये सब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराए नहीं। करंट के एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्लियर, आगे लिखिए आप। ये तो दिल्ली पुलिस का पेपर है, आप चाहे पीसीएस का भी पेपर दोगे तब भी आपका करंट का क्वेश्चन आपके रजिस्टर से ही मिलेगा। ये तो दिल्ली पुलिस का पेपर है, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का यूपीएससी का एग्जाम भी दोगे तो आपके रजिस्टर का ही करंट अफेयर्स वहां दिखाई देगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएनयू की स्थापना कौन सी सन की है? जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। जेएनयू की स्थापना कौन सी सन की? 1951। जेएनयू यूनिवर्सिटी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए आप, रोनू मजूमदार कौन से क्षेत्र से संबंधित है? रोनू मजूमदार का जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इनका क्षेत्र सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है। रोनू मजूमदार कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादन इनका क्षेत्र है। बांसुरी वादन इनका क्षेत्र है, बांसुरी वादन। एक ऐसे क्वेश्चन, विविध के ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आने चाहिए। नेक्स्ट लिखिए आप, यूएनओ की जो अधिकृत जो रजिस्टर्ड भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं? यूएनओ के कार्यालय में कौन कौन सी भाषाएं यूज में आती हैं? यूएनओ की अधिकृत भाषा कौन कौन सी है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? आपका क्वेश्चन न देश का न विदेश का कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास के अंतर्गत सब कुछ रिमाइंड करा दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देगा। बट आपको मेरा सिर्फ आपसे इतना अनुरोध है कि आप क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए, बार बार क्लास को वॉच कीजिए, रजिस्टर मेंटेन करके रखिए, बराबर उसको याद कीजिए। याद नहीं हो रहा लिख के याद कीजिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हो, आप टाइम पे वॉच कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। यानी जो पढ़ेगा याद करेगा, समस्या भी उसके सामने आएगी। अब जो पढ़ेगा नहीं, वीडियो को टाइम से वॉच नहीं करेगा तो उसके सामने कोई समस्या आएगी नहीं, उसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो प्रॉब्लम तो उस बच्चे को आएगी जो पढ़ रहा है, और जब प्रॉब्लम आएगी तो समस्या उसके सामने, तो समस्या का जब समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। क्लियर, आगे लिखिए आप नेक्स्ट। इसमें अंग्रेजी कौन कौन सी भाषा इसमें है? अंग्रेजी लगाइए आप, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, फ्रेंच, चीनी, अरबी और आपकी एक और जोड़ दी गई फ्रेंच, स्पेनी, यानी कि स्पेनी इसमें जोड़ी गई। स्पेनी भी लिख सकते हो आप, स्पेनी। कितनी होगी? 1 2 3 4 5। ये 5 भाषाएं यूएनओ की अधिकृत भाषाएं हैं। और यूएनओ का मतलब क्या है? जो अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, बिगिनर बच्चे, यूएनओ का पता नहीं कि यूएनओ क्या है। यूएनओ पूरे वर्ल्ड का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कंट्रियों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 कंट्री आती हैं। और यूएनओ का फुल नेम, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बनती है कि इसका फुल नेम क्या बनता है। अपने कमेंट बॉक्स में यूएनओ का फुल नेम लगाइए, आपके याद है तब भी आप लगाइए, आप लिखिए, आप टाइप करिए बराबर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का हेडक्वार्टर कई बार मैं आपको बता चुका हूं, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। 24 अक्टूबर 1945 में। और 193 कंट्रीज के मेंबर है, 193 देश इसके मेंबर हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव, कितनी बार मैं आपसे बार बार बोलता हूं, वर्तमान महासचिव कौन है?
यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस है, एंटोनियो गुतरेस। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस। इनका देश कौन सा है? इनका देश पुर्तगाल है। कितनी बार मैंने आपको लिखवाया है? मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाया है कि पहले लिखा है कि दोबारा भी आपका टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका टाइम, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पर आपका फोकस रखा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो इन्हें ठीक करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर गए तो फाइट से आप बाहर हो जाओगे। क्लियर? तो आपसे अनुरोध है कि जितना भी आपको वीडियो में कराया जाए अच्छे से वॉच कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट देखिए। आप नोट कर लिया आपने? लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन आपके सामने। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड के साथ लगाएंगे। लगाइए आप, पृथ्वी की आयु कितनी है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, पृथ्वी की आयु कितनी है? जब बेसिकल क्वेश्चन को तैयार करके चलोगे तो टेक्निकल क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक से ही हो जाते हैं। अगर आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान ज्यादा है और बेस आपका बना हुआ नहीं है तो आपकी परीक्षा तब भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है कि अपने आपको अपना बेस अच्छा सा रखें। हर सब्जेक्ट का बेस पॉइंट आपका अच्छा होना चाहिए। और टेक्निकल क्वेश्चन ऑटोमेटिक भी ठीक होता है, लॉजिकल भी ठीक होता है। अगर ज्यादा हार्डली क्वेश्चन आया तो वो आपका ही गलत नहीं, वो सबका गलत है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको बेसिकल क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की आयु कितनी है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए, पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। 4.6 बिलियन वर्ष ये पृथ्वी की आयु है। यहां पूछ लिया पृथ्वी की आयु किससे मापी जाती है? दो क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रही हैं, किससे मापी जाती है। अब पृथ्वी पर तो बहुत सारे क्वेश्चन है। इंडिया ज्योग्राफी चलेगी, यानी कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब सौर मंडल का टॉपिक चलेगा तो अर्थ का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा। अर्थ संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो आपके पृथ्वी ग्रह का जब टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको सब लिखवा दिया जाएगा। वहां से आप अच्छे से उनको वॉच कर लेना, याद कर लेना साथ के साथ, कोई नो डाउट। क्लियर? अब पृथ्वी पर यहाँ सारे क्वेश्चन यहाँ लिखवाने अब ठीक भी नहीं है। क्लियर? जैसे पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है, स्थलीय भाग कितना है, पृथ्वी वायुमंडल में N2 कितनी है, CO2 कितनी है, O2 कितनी है, क्लियर, आर्गन कितनी है, पृथ्वी से जलीय, समुद्र से जलीय स्थलीय भाग कितना है, नीचे स्थल की गहराई कितनी है। आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन वहां दिखाई देंगे। पृथ्वी किस एंगल पर झुकी हुई है, पृथ्वी पर कैसे कैसे मौसम है, वो सब आपको ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो वहां पर वो सारा ही बिल्कुल अच्छे से वॉच हो जाएगा। एक जगह वहां फिक्स हो जाएगा, वहीं से आप कर लेना। और विविध एक्सपीरियंस क्लास में अलग अलग पृथ्वी को और जो क्वेश्चन आएंगे वो धीरे धीरे आपको सामने आते रहेंगे। सभी स्टूडेंट नोट करें, ओपेक का गठन कब हुआ है। देखो कैसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ओपेक। अब आप बोलोगे जी ओपेक क्या है? बहुत बच्चों ने ओपेक पढ़ रखा है। ओपेक अपने आप में एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका संबंध पेट्रोल से है। इसका संबंध तेल से, पेट्रोल का निर्यात करते हैं, पेट्रोल को बेचते हैं। वो देश इसमें आते हैं जो पेट्रोल को बेचते हैं, पेट्रोल का निर्यात करते हैं। तो इसके फुल नेम में भी उसकी भाषा झलकी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका सिर्फ मैंने यहां पर गठन और हेड क्वार्टर आपसे पूछा है। ओपेक का गठन कौन सी सन में है? 1960 में है, 1960 में है। इसका घर हेड क्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ओपेक का मुख्यालय लिख दिया है। ओपेक का जो मुख्यालय वो वियना में है। कहां पर है? वियना में। वियना कौन से देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ऑस्ट्रिया। और वियना शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? डैन्यूब नदी पर बसा हुआ है, डैन्यूब नदी पर बसा हुआ है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक क्वेश्चन लिखिए आप, कंप्यूटर प्रिंटर में कंप्यूटर प्रिंटर में उत्पन्न आवाज को क्या कहते हैं? अब कंप्यूटर प्रिंटर की बात नहीं, कंप्यूटर के किसी उपकरण में जो आवाज उत्पन्न होती है, कंप्यूटर के किसी भी उपकरण में या प्रिंटर कह के आपसे पूछे है, प्रिंटर में जो आवाज उत्पन्न होती है उस आवाज को क्या कहते हैं? व्हाइट नॉइज बोलते हैं। व्हाइट नॉइज, उसे बोलते हैं व्हाइट नॉइज, NOISE, व्हाइट नॉइज बोला गया है, व्हाइट नॉइज उसे कहते हैं।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप इसी में ही, यानी आपका लीला सैमसन का संबंध कौन से क्षेत्र से है? लीला सैमसन, लीला सैमसन। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके वीडियो में भी आते रहेंगे और स्पेशल करंट की यानी कंप्यूटर की वीडियो आपको अलग से भी मिलेंगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। क्लियर? यानी घबराना बिल्कुल नहीं, सिलेबस मेरे हाथ में, सिलेबस जीएस का 60 नंबर का सिलेबस मेरे हाथ में है। मैं आपसे वादा करता हूं सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होगा, याद भी आपके होगा। क्लियर? घबराने की बस आपको इतना करना है, मेरी क्लास के साथ आपको टाइम से जुट जाना है। अगर आप मेरे साथ साथ क्लास के साथ लाइव क्लास को देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वॉच कर रहे हो, आप कहीं भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप किसी भी हमारे नंबर पर टेलीग्राम पर लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समस्या साथ के साथ हल कर दी जाएगी। क्लियर? तो लिखिए आप लीला सैमसन का संबंध कौन से क्षेत्र से है? भरतनाट्यम कलाकार है, भरतनाट्यम कलाकार। सफिशिएंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। एक भी तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अनटच क्वेश्चन है, जिनको मैं थोड़ा सा स्लो तरीका से आपको बता रहा हूं। एक समय ऐसा भी आएगा आपके सब कुछ याद होगा और मैं बहुत फास्ट तरीका से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और आपका इतना मोरल हाई होगा, आपके सब क्वेश्चन याद रहेंगे। लेकिन उन बच्चों के याद रहेंगे जो क्लास को बराबर वॉच कर रहे हैं, टाइम से क्लास के अंदर बैठ जाते हैं। ये नहीं कि मैं 8:30 बजे विद एक्सप्रेस की क्लास लेकर आया हूं, आप उस वीडियो को 4 दिन बाद देख रहे हो या नेक्स्ट डे में देख रहे हो, आप वो नुकसान आप उठाओगे बिल्कुल 100%। बाद में वीडियो में वॉच करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है जो साथ के साथ वॉच करने में इंटरेस्ट, क्योंकि आपके और भी तो प्रिय भाई ऐसे भाई बंधु जो साथ के साथ चैट कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को साथ के साथ वॉच करें। कोई समस्या है तो लिख सकते हो आप। क्लियर? लिखिए आप समाधान ऐप। समाधान ऐप किसने बनाया है? समाधान ऐप, समाधान जो ऐप है इसकी शुरुआत किसने की? मैंने आपको कुछ ऐप कोविड-19 के ऐप लिखवा दिए हैं। कोविड-19 में जो ऐप मैंने आपको लिखवाए उनमें से आपको 100% ऐप एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 100% उनमें से आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास स्पेशल वीडियो में आएगी, वो दोबारा से भी आपके सामने आएंगी। करंट अफेयर्स की क्लास बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, 1 या 2 दिन में करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उस करंट अफेयर्स की वीडियो का संबंध ना तो कंप्यूटर की वीडियो से है, ना विविध एक्सप्रेस की क्लास की वीडियो से है। करंट अफेयर्स की जो वीडियो आएगी वो स्पेशल आएगी, उसका टाइम अलग होगा, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, हर सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिलेगी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। पर आपको निश्चिंत रहना है, क्लास के साथ जुटे रहना है और क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर भी करना है और अपने सभी दोस्तों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कराना है। क्लियर? इतना राइट तो, इतना अधिकार तो आपको बनता है कि आप जिस चैनल को अच्छे से वॉच कर रहे हो, आप अगर आपको हम पर ट्रस्ट है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करा सकते हो। आप समाधान ऐप की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। लिखिए आप सभी क्लास को छोड़ना नहीं, लास्ट तक वॉच करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आप घबराइए मत, जितनी स्पीड आप बोलोगे उतनी और उससे भी ज्यादा दुगनी स्पीड में बढ़ा सकता हूं मैं। यानी 15-20 दिन में इतना दम रखता हूं, हर पूरी जीएस को, पूरे एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे तरीके से करा सकता हूं। बट थोड़ा सा मुझे आप पकड़ नहीं पाओगे, इतनी स्पीड को मेरी को आप पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा पहले स्लो चल रहा हूं। उसके बाद मैं बहुत स्पीड भी लेकर आऊंगा जिसमें आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा। क्लियर? एक एक क्वेश्चन आपके याद रहेगा। देखिए आप, समाधान जो ऐप है इसकी शुरुआत कौन से मंत्रालय ने की? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब यहां पर एक वर्ड देखिए, समाधान संसाधन, समाधान संसाधन, समाधान ऐप की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसमें एक बहुत मजे की बात आपके सामने, मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है आज इसका नाम बदल दिया गया है। आज इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा, इसके ऊपर भी अच्छे से डिस्कस आपको वीडियो में, करंट वीडियो में होगा। सिर्फ मैंने आपको बताया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय। अब से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मानव, हमारे देश की जो शिक्षा है, हमारे देश की जो एजुकेशन है, कौन से मंत्रालय में आती है? मानव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आती है। तो इस संसाधन मंत्रालय में सबसे ज्यादा एजुकेशन का ही वर्क होता है, तो मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया है, शिक्षा मंत्रालय। अब यहां पर जब इसका शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया तो इसकी विदाई हुई, यहां पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यहां विदाई हुई है। तो हमें इसका इतिहास भी हमारे याद होना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो गठन है, जो लक्ष्य रखा गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय टारगेट बनाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 1997। 1992 से 1997 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास रखा गया और वो मंत्रालय बनाया गया। आज उस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि हमारे देश की एजुकेशन कौन से मंत्रालय में आती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल। तो देश के शिक्षा मंत्री भी कौन हुए, रमेश पोखरियाल। अब संसाधन वर्ड को यहां से हटा दिए, मानव वर्ड को हटा दिए और मंत्रालय का नाम क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, यह इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। स्पीड की आपको चिंता नहीं करनी है, सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, सब मेरे हाथ में। आप जब बोलोगे तो मैं 2-2, 4-4 दिन में एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैराथन क्लास के साथ खत्म कर दूंगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप बोलोगे, आप कोई भी एनी बड़ी सब्जेक्ट यही 4-5 घंटे में सारा खत्म। इतनी कैपेसिटी भी है, बट आपकी कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए। थोड़ा आप धीरे धीरे आप बढ़िए, आप अपने आप को गेन कीजिए, अच्छे क्वेश्चन को आप कंटेंट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब उसके बाद मैं आपके सामने स्पीड लेकर आऊंगा और आपका एक भी क्वेश्चन जीएस का गलत नहीं होगा। चाहे आप पेपर दिल्ली पुलिस का दो, यूपी पुलिस का दो, कोई भी पेपर दो आप, मैं आपके साथ हूं, हर तरीका से आपके साथ हूं। जीएस का कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं होगा, बस शर्त है कि आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे, आप लिखोगे, आप नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप। क्लियर? देखिए आप सभी स्टूडेंट, मैं आपसे यहां पर 3 आर्टिकल पूछूंगा। अनुच्छेद 55, आर्टिकल नंबर 55, 69, 77, 69 और 77। देखिए आप 3 आर्टिकल मैंने आपको यहां पर दिए। मैं बोला कि आपको कोई भी सब्जेक्ट भूलने नहीं दूंगा, हर सब्जेक्ट यहां पर छापता रहूंगा, आपके याद करवाता रहूंगा। क्लियर? एग्जाम आएगा, एग्जाम से पहले आपके सब कुछ याद रहेगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी सब्जेक्ट का पोर्शन कहीं से भी आपका कमजोर नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास की महत्वता को समझते हुए क्लास को आप सीधे सीधे वॉच कीजिए, टाइम से वॉच कीजिए। क्लियर? 55, 69, 77 तीनों आर्टिकल को आपको बताना है कि तीनों आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। क्लियर? सभी स्टूडेंट देखिए आप आर्टिकल में 55 में क्या है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली भी आप लिख सकते हो, मतलब एक ही होता है। प्रणाली कौन से आर्टिकल में आती है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कौन से आर्टिकल में, 55 में है। और चुनाव प्रणाली कैसी है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली राष्ट्रपति। और मैंने आपको स्पेशल वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। राष्ट्रपति का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर राष्ट्रपति की वीडियो को आपने वहां से वॉच कर लिया। प्रेसिडेंट की वीडियो संविधान में यूट्यूब पर स्पेशल पड़ी हुई है, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं आप। और यहाँ वेद एक्सप्रेस में भी क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, और दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चलेगा, उसमें भी आपको बहुत स्पीड के साथ, बहुत तेजी के साथ कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। क्लियर? देखिए आप 69 में किसकी शपथ है, उपराष्ट्रपति की शपथ। अब मैंने आपसे यहां पूछ लिया उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। लिख सकते हो आप, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 69। देखो हर बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपसे पहले बोल रखा है, कोई भी बुक है वो अपने आप में संपूर्ण है। कोई भी बुक है, ल्यूसेंट लो आप, कोई भी जो भी प्रकाशन बुक लो आप, सब अपने आप में संपूर्ण होती है। बट हम संपूर्ण नहीं होते, उसे याद कर जाएं। उसे याद करने का तरीका सिर्फ ये कि वो टीचर जो आपके दिमाग में भर दे कि ये चीज इस तरीका से नहीं, ये चीज ऐसे है, वो जब आपको बुक समझ में आती है। बुक मटेरियल तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, बट याद किस तरीका से हो, किस तरीका से हमें वो कंट्रोल करना है, कैसे हमें उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जगाना है, ये डिपेंड करता है टीचर पर भी और अपने उसके स्टूडेंट पर भी जो उसको समझ रहा है। क्लियर? 77 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट लगाएं जिन्होंने पहले स्पेशल वीडियो को वॉच कर रखा है। 77 में क्या लिखा हुआ है, 77 में केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन इसमें आता है। केंद्र सरकार के
केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन नोट कर लेना। अब केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन 77 में और 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगर मैं यहाँ उपराष्ट्रपति का एक आर्टिकल बोल दूं आपके लिए 66 मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, दिल्ली पुलिस में आया था। दिल्ली पुलिस में आया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में? 66 में। उपराष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन डालते हैं? उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन से वोट डालते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के कैसे मेंबर वोटिंग करते हैं? निर्वाचित भी और मनोनीत भी। निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अगर आप 66 की कंपेयर करोगे, मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूं 54 में 54 66, कोई भी आपको इस तरह से ऐसे कंपेयर करके नहीं बताएगा। ये मैं आपको बिल्कुल पूरे 12-13 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने बिल्कुल रख रहा हूं। जब मैंने यहाँ 66 लिख दिया तो साथ के साथ मैंने 54 भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर इस तरह से हो सकती है। 66 में इसके लिए वोटिंग कौन करेगा और 54 में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कौन करता है, उसके लिए वोट कौन कौन डालता है। क्लियर? स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। दोबारा से भी आपको सब कुछ करा दिया जाएगा। आगे लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सांसदों के सदन से एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सांसदों के सदन से निलंबन का विचार। पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, मैं आपको समझा दूंगा। इसमें मैं आपको 2 स्टेटमेंट दूंगा, 2 कथन आपको यहां पर मिलेंगे। यहां पर सीधा संबंध यह है कि सांसदों के सदन से निलंबन का विचार, तो इससे सीधा मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को कौन वहां से निलंबित कर सकता है, भगा सकता है, हटा सकता है, किसके हाथ में है। तो मैं आपको 2 स्टेटमेंट दूंगा, बताना है कि इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लिखिए आप, लोकसभा सदस्यों का निलंबन पीएम करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। लोकसभा के मेंबर को प्रधानमंत्री भगा देगा। इस लाइन का मतलब ये है। दूसरे में राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन उपसभापति करेगा, उपसभापति करेगा। क्वेश्चन को ये सेंस को समझना है। और यहां पर मैं आपको ये तो 2 स्टेटमेंट है। अब इसके 4 ऑप्शन देखिए आप, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही हैं, न 1 सही न 2 सही। अब बताइए आप इसमें आंसर क्या आएगा। ये जो 2 स्टेटमेंट यहां पर लिखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन वो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं जिन्होंने संविधान को एक प्रॉपर तरीका से एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से स्टडी किए हुए, उनके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। क्लियर? तो कहीं पर भी आप जिस तरह से क्वेश्चन ऐसे रटते हो आप, तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर दिया 1 सही 2 सही, 1 व 2 सही, न 1 सही न 2 सही। बताइए आप, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है, गलत भी लगाया है, सही भी लगाया है। और सही आंसर इसका डी आएगा, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। अगर लोकसभा का सदस्य, देखिए आप प्लीज समझने, कॉपी पेन मत चलाइए, आप प्लीज बात को समझिए। आप सपोज करो लोकसभा का मेंबर वहां सदन में कार्रवाई चल रही है और लोकसभा का मेंबर वहां नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और जो लोकसभा के जो सदन के जो नियम है उनको नहीं मान रहा है, तो उसको कौन वॉच करेगा, कौन उसको वहां से भगा सकता है, कौन उस पर निगरानी रखता है? स्पीकर, लोकसभा स्पीकर लोकसभा मेंबर को वहां से निलंबित कर सकता है। प्रधानमंत्री को वहां कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा में उपसभापति निलंबन नहीं करेगा, सभापति करेगा। कौन करेगा? सभापति। तो बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जिन्होंने संविधान को अच्छे से वॉच कर रखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, वो आर्टिकल भी आप बता देना, मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। वन नेशन
वन राशन की शुरुआत कब से है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कब से है। वन नेशन वन राशन की शुरुआत कब से है? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप अपने कमेंट बॉक्स में। केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत कब से की है? केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन राशन, कहीं का भी राशन कार्ड है, कहीं पर भी है, कहीं पर भी आप रह रहे हो, अपने उस राशन कार्ड से आप वहां से भी यानी कि राशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब से है? तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए सिर्फ ये है कि शुरुआत कब से है। तो आपको राज्य तो बाद में बताने, ये तो चलते रहते हैं आजकल। कभी पहले 17 थे, फिर 21 हो गए, फिर अब कितने हो गए, अब कैसे हो गए, 4 बढ़ गए, 17 थे, उसके बाद 21 हुए, उसके बाद कितने हुए, वो सब आप बताओगे। क्लियर? तो पहले आपको सिर्फ बताना वन नेशन वन राशन की शुरुआत कब से? 4 मई 2020 से है। 4 मई 2020 से है। और आज वर्तमान में वन नेशन में कितने राज्य हो गए? 24 राज्य हो गए। कितने? 24, जिसमें कुछ केंद्र प्रदेश भी जोड़ लिए गए। 24 में टोटल हो गए वन नेशन वन राशन में कितने राज्य इंक्लूड कर दिए गए? 24। ये करंट का भी क्वेश्चन है। और आज की जो वीडियो है विद एक्सप्रेस की क्लास, मैंने आपको बहुत अच्छे कंटेंट इसमें दिए हैं। क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए, यानी क्लास के लास्ट तक बने रहिए। को बहुत बच्चे बीच में भी आते हैं, नहीं बीच में वो टॉपिक उनके छूट जाते हैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, बाद में वीडियो को देखते हो आप। क्लियर? तो अगर आपको आज का लेक्चर, आज की वीडियो विद एक्सप्रेस क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।